बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने सिंपलेस्ट केस स्टार्ट किया हुआ है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और आज हम ज़रा रियलिटी के करीब आएंगे, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो अगर तो वो स्प्रिंग एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव कर रहा है तो फिर आप उस पर जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसकी एक्सटेंशन इंक्रीज होती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा टिल इन्फिनिटी। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। जो जो आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग की स्ट्रेंथ कम होती है, स्प्रिंग वीक हो जाता है, और उसमें हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। इट मीन कि एक्चुअली स्प्रिंग बिहेव्स एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो दो बॉडीज जिनको आप स्प्रिंग से अटैच करें दे विल बिहेव एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिमिलरली टू एटम्स जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड दे विल आल्सो बिहेव लाइक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को AHO को डिटेल से पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा रिपीट करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हमने पढ़ा था कि इट ओबेज हुक्स लॉ। ये जस्ट एक समरी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ओबेज हुक्स लॉ, एंड इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर restoring force is directly proportional to displacement। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा स्प्रिंग में या कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उतना ही उसकी रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। और इसी को आप यूँ भी कह सकते हैं कि जितना आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। इट मीन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद फोर्स इन्फिनिटली, यानी आप फोर्स बढ़ाते जाएं डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, तो चाहे आप इन्फिनिटी तक ले जाएं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक किसी भी स्प्रिंग को या किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप एक लिमिट तक स्ट्रेच कर सकते हैं। जो जो आप उसे स्ट्रेच करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली स्प्रिंग ब्रेक हो जाता है जब आप उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि X इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स इन्फिनिटली, ये बात सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर चूँकि आइडियल सिस्टम है इसके लिए तो ये पॉइंट ठीक है, लेकिन इन रियलिटी रियल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एन आइडियल सिस्टम। एनर्जी कर्व फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज सिमेट्रिकल। ये कर्व है, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। ये एनर्जी कर्व है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और ये सिमेट्रिकल कर्व है। आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से चाहे राइट साइड पर चले जाएं या इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट साइड पर चले जाएं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, और ये सिमेट्रिकल इंक्रीज है। दिस इज एनर्जी ऑफ SHO। एनर्जी ऑफ simple harmonic oscillator is given by this equation। ये potential energy है। This equation tells us about potential energy of simple harmonic oscillator, and vibrational energy is given by this equation। ये है vibrational energy of simple harmonic oscillator। इसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ओमेगा ओस ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, V इज़ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। इस वाइब्रेशनल एनर्जी को अगर हम वेव नंबर की टर्म में लिखें तो हम इस पूरी इक्वेशन को, ये जो ग्रीन में लिखी है, इस पूरी इक्वेशन को HC से डिवाइड कर लेंगे, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा था। अब देखें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल एनर्जी चाहे एनर्जी की टर्म में हो या वेव नंबर की टर्म में हो, ये ज़ीरो नहीं होती, और सिर्फ उस सूरत में ज़ीरो हो सकती है जब वाइब्रेशनल
क्वांटम नंबर -1/2 हो जाए, और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का -1/2 होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वाइब्रेशनल एनर्जी का भी ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है। It is impossible to have vibrational energy equal to zero because vibrational quantum numbers are always in whole number. वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हमेशा होल नंबर में होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते और ये नेगेटिव भी नहीं होते। तो दे आर ऑलवेज इन होल नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दे आर नेवर ज़ीरो एंड नेवर नेगेटिव। Vibrational quantum number is never zero and never negative. It is always in whole number. So selection rule for simple harmonic oscillator we have discussed it in detail in previous lecture. Plus minus delta V plus minus 1, यानी मान ली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अपनी जेन्युइन स्टेट से एक स्टेप ऊपर जाएगा या एक स्टेप नीचे आ सकता है। अभी हमने पढ़ा कि अगर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर -1/2 हो तो वाइब्रेशनल एनर्जी ज़ीरो हो सकती है। यहाँ पर इन इक्वेशन में अगर आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को -1/2 पुट करें तो इन दोनों इक्वेशन में वाइब्रेशनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। वाइब्रेशनल एनर्जी ज़ीरो होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होती है, माइनस में नहीं जाता। तो जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को यहाँ पर आप ज़ीरो पुट करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी ज़ीरो नहीं होती बल्कि हाफ h ओमेगा आती है। इट मीन किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम वाइब्रेशनल एनर्जी नॉन ज़ीरो होती है, और इसका दूसरा मतलब है कि वाइब्रेशन नेवर स्टॉप्स। आप टेम्परेचर को जितना मर्जी लो कर दें, वाइब्रेशन हर टेम्परेचर पे हो जाती है। इट मीन कि ये जो स्टेट है जिसमें हम कहते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 हो सकती है, ये हाइपोथेटिकल स्टेट है, ये पॉसिबल नहीं है, रियल स्टेट नहीं है। अगर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की ये वैल्यू हो तो वाइब्रेशनल एनर्जी ज़ीरो होगी, और इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। चूँकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात है तो इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम अपनी जगह पर स्टैटिक हैं, वाइब्रेट बिल्कुल नहीं कर रहे, देयर इज़ नो वाइब्रेशन एट ऑल। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में कंसेक्टिव वाइब्रेशनल लेवल का एनर्जी डिफरेंस ये है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। और अगर आप इस एनर्जी कर्व को देखें तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में तमाम एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस्ड हैं, सबका एनर्जी गैप एक जैसा है। चाहे आप V0 से V1 में चले जाएं, या V1 से V2 में चले जाएं, या V2 से V3 में चले जाएं, एक जैसी एनर्जी रिक्वायर्ड है, चूँकि एनर्जी गैप सेम है। तो इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑल वाइब्रेशनल लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी between neighboring level is equal to this one, omega bar. Omega bar actually wave number को represent करता है, it is energy in terms of wave number। और ये टेबल भी हमने previous lecture में डिस्कस किया था। डिफरेंट एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर क्या होगा और उसके इक्विवेलेंट वाइब्रेशनल एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर क्या होगी। तो यहाँ से देखें, E0 से E1 गैप इज़ ओमेगा, E1 से E2 आ जाएं, E2 से E3 पे आ जाएं, तो ये एनर्जी गैप सेम है। अब आ जाएं रियल सिस्टम पर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने इसलिए रिपीट किया क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ, AHO के साथ। तो AHO इज़ वाइब्रेटिंग सिस्टम दैट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। ये ऐसा वाइब्रेटिंग सिस्टम है जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये रियल सिस्टम है। इसमें आप डिस्प्लेसमेंट को इन्फिनिट तक नहीं ले जा सकते, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप फोर्स लगाते जाएं और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाए। इसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद फर्दर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा।
यानी एक स्प्रिंग है, उसके साथ दो बॉडीज अटैच हैं, आप फोर्स लगाएं, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप फोर्स लगाते चले जाएं तो स्प्रिंग वीक होता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। उसके बाद उसमें रिस्टोरिंग फोर्स उस तरह से नहीं होगी जैसे हम हुक्स लॉ में पढ़ते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स वीक होती जाएगी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगी। और ये भी नहीं होगा कि आप फोर्स लगाते चले जाएं और स्प्रिंग की लेंथ इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती चली जाए। एक ख़ास लिमिट के बाद स्प्रिंग की लेंथ में फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि उसके बाद जब आप स्प्रिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, जब आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगा। यही मामला डायटोमिक मॉलिक्यूल का है। आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को एनर्जी देते जाएं, उसकी वाइब्रेशनल, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक लिमिट तक तो ये होगा। उसके बाद जब आप उसे फर्दर एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी जब आपकी अप्लाइड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से एक्सीड कर जाएगी, देन बॉन्ड विल ब्रेक। इसलिए कहते हैं कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में बॉन्ड्स आर इलास्टिक बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इंक्रीज इन्फिनिटली। ये एक्स जो है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। हियर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इंक्रीज इन्फिनिटली बिकॉज बॉन्ड इज ब्रोकन एट हायर वैल्यू ऑफ एफ। अगर जब आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये है एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। इसमें अगर आप जहन अपने आप को रिमाइंड कराएं तो ये जो फैक्टर है, ये एनर्जी वही है जो हमने पहले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो राइट हैंड साइड पर पहला फैक्टर है जिसको मैंने ब्लू कलर कर दिया, स्काई ब्लू कलर, ये एनर्जी है। यहाँ तक एनर्जी आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की भी डिस्कस की थी। अब ये जो ब्लैक फैक्टर इसमें से माइनस हो रहा है, ये एन हार्मोनिसिटी के लिए है। इसमें एक्स ई को कहते हैं एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ओमेगा ई इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस एनर्जी को अगर हम वेव नंबर की टर्म में लिखना चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को एच सी से डिवाइड कर लें। अगर आप एनर्जी को वेव नंबर की टर्म में लिखना चाहते हैं, इस इक्वेशन को एच सी से हमने डिवाइड किया। अब ये एच एच से कैंसिल हो गया एंड फाइनली ये जो बॉटम पे इक्वेशन है ये हमारे पास आती है। इस इक्वेशन में ओमेगा ई ओवर सी इट इज़ एक्चुअली वेव नंबर। अब आपने फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया वेव नंबर में, तो दिस इक्वेशन इज अबाउट वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अगेन इसमें ये फैक्टर हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तक भी पढ़ा था, दिस फैक्टर। तो ओमेगा ई बार इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, यानी एक्चुअली ये वेव नंबर है। लेकिन ये एक बड़ी इलॉजिकल सी बात है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर दिया जाता है। तो डॉक्टर यूनस ने अपनी बुक में लिखा है कि ये एक यूनिवर्सल सिन है, ये एक ऐसा गुनाह है जो हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिस्ट करता है। इट इज़ यूनिवर्सल सिन दैट इज़ कमिटेड बाय एवरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिस्ट, कि वो फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर लिखते हैं। एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली ये वेव नंबर है, लेकिन इसको लिखा फ्रीक्वेंसी जाता है। या जैसे हम लिखते हैं कि इट इज़ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो एक्चुअली ये वेव नंबर ही है, ये एनर्जी नहीं है। और इसका पता आपको यहाँ से भी चलता है कि ये यूनिट हम वेव नंबर के यूज़ कर रहे हैं। हेयर हमने लिखा है कि इट हैज़ यूनिट ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स ये वेव नंबर के यूनिट हैं। नाउ एक्स ई इज कॉल्ड एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इट हैज़ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू।
0.01 के अराउंड इसकी वैल्यू होती है। v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू होल नंबर में होगी, यानी नेगेटिव नहीं होगी, 1 2 3 4 हो सकती है। सॉरी, ये यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया था कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 नहीं हो सकता। इट मे बी 0, इसे कैंसिल कर दें। इट इज़ नेवर नेगेटिव, ये इट मे बी 0। सॉरी फॉर मिस्टेक, इसकी करेक्शन कर लें काइंडली कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर मे बी 0 आर इन होल नंबर बट नेवर नेगेटिव। It may be 0 but never negative. So again I apologize for this mistake. Now come to this equation again. एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाँ जी, अब देखें कि किन कंडीशन में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। इस इक्वेशन में देखें, अगर ये एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये जो ब्लैक में लिखा है। देन एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर विल बी सेम एज एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। It mean an harmonic oscillator will behave like simple harmonic oscillator if n harmonicity constant is 0। इसका मतलब है n हार्मोनिक बिहेवियर उसमें नहीं है। दूसरी बात, वाइब्रेशनल एनर्जी विल बी 0 व्हेन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज -1/2 -12। ये वही बात है जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी कही थी कि वाइब्रेशनल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, वाइब्रेशनल एनर्जी उस वक्त 0 हो सकती है जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर -1/2 हो, लेकिन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर -1/2 नहीं होता, इसलिए वाइब्रेशनल एनर्जी भी 0 नहीं होती। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव वाइब्रेशनल एनर्जी इक्वल टू 0 बिकॉज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स आर ऑलवेज इन 0, आर ऑलवेज इन होल नंबर। तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का -1/2 होना ये हाइपोथेटिकल स्टेट है। और वाइब्रेशनल एनर्जी 0 कब होगी? जब मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहे और उसमें वाइब्रेशन बिल्कुल ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल के एटम आराम से नहीं बैठते, दे आर ऑलवेज इन वाइब्रेशन। तो दे आर नॉट स्टैटिक एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, देयरफॉर वाइब्रेशन नेवर सीजेस, वाइब्रेशन इज नेवर 0, वाइब्रेशन नेवर स्टॉप्स। अब ये देखें जी, ये वाइब्रेशनल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होगी। तो स्टार्ट हम करते हैं फॉर ग्राउंड स्टेट। एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है। इस इक्वेशन में अगर आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को 0 पुट कर दें, वी गेट दिस फॉर्म एंड फाइनली वी गेट दिस वन। इसको अब हम ईटा वी की बजाय ईटा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी ये वैल्यू है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। इस इक्वेशन को जहन में रखना है। अब देखें, अगर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में चला जाए, फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में चला जाए, देन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 और इस इक्वेशन में लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1 में हमने वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 पुट कर दी, वी गेट दिस इक्वेशन। अब एनर्जी को ईटा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर एट फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। इसी तरह सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट के लिए आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 पुट कर दें। थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल के लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू को 3 पुट कर दें, एंड सो ऑन। इस तरह जब आप कैलकुलेशन करेंगे वी विल गेट दीज वैल्यूज। ये देखें, लेफ्ट कॉलम में हमने वाइब्रेशनल लेवल लिख लिए, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। मिडिल कॉलम में हमने उनके रेलिवेंट, उनके रिस्पेक्टिव वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर लिख लिए। ग्राउंड स्टेट में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 2, थर्ड के लिए 3 एंड देन 4, 5, 6। और यहाँ पर हमने उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। तो वाइब्रेशनल एनर्जी एज ए वेव नंबर, ग्राउंड स्टेट के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू ईटा 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ईटा 1, सेकंड के लिए ईटा 2 एंड देन ईटा 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। इसमें अब आप इस टेबल को कंपेयर करें उस टेबल के साथ जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जीज कैलकुलेट की थी। तो यू विल कम टू नो कि ये जो फैक्टर है जिसको मैं अब रेड कर रहा हूं, let me do it if it is possible. Yes, we have done it. तो ये जो फैक्टर रेड हाईलाइट हो रहा है, यहाँ तक एनर्जी सिंपल, ये जो पोर्शन है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी था। और अब आप इसमें से ये ब्लैक वाला फैक्टर माइनस कर रहे हैं जिसमें एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। तो दिस फैक्टर इज एक्चुअली ड्यू टू एन हार्मोनिसिटी। Come to table for vibrational energy of simple harmonic oscillator. This is here. इसमें देखें ये फैक्टर ये वैसा ही है जैसा हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जब लेते हैं उसको ओमेगा बार OSC से शो करते हैं, और इसी फ्रीक्वेंसी को जो कि एक्चुअली वेव नंबर है इसको जब हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में लिखते हैं हम इसको ओमेगा ई लिखते हैं। अब इसमें से ये ब्लैक वाला फैक्टर माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल एनर्जी से कम है, इसलिए इसके एनर्जी लेवल क्लोजली स्पेस्ड होंगे एज कंपेयर टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अगली बात कि ये जो डिफरेंस है ये अब एक जैसा नहीं है। जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में कहा था कि एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड, देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज यूनिफॉर्म डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंसेप्टिव वाइब्रेशनल लेवल। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऐसा नहीं है। जो आप ऊपर जाते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होता जाएगा। इट मीन जो नीचे वाले वाइब्रेशनल लेवल हैं, जो लोअर वाइब्रेशनल लेवल हैं, इनमें गैप ज़्यादा है। जो आप ऊपर जाते जाएंगे ये गैप कम होता जाएगा। तो एनर्जी गैप बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लोअर लेवल्स टू हायर लेवल, या हम यूँ कहें कि जो हम लोअर क्वांटम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर से हायर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में जाते हैं ये गैप एनर्जी का डिक्रीज होता जाएगा। ये देखें
ये जो ग्रीन कर्व है इट इज़ फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस्ड है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के भी 7 एनर्जी लेवल हैं और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के भी 7 एनर्जी लेवल हैं, 7 एनर्जी लेवल्स। लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के कर्व को हमने रिप्रेजेंट किया है ब्लू से। एक तो डिफरेंस ये है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कर्व यूनिफॉर्म है, लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का कर्व यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि जब आप इस पर फोर्स लगाते जाएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम इसकी रेस्टोरिंग फोर्स वीक होती जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो जो आप इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे एनर्जी कर्व यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। दूसरी बात, इसके एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिफरेंस कम होता जा रहा है विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर। और इसको आप यहाँ से देखें तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अनदर डायग्राम, ये देखें, जब आप लोअर क्वांटम नंबर से हायर इन्होंने क्वांटम नंबर को n से शो किया है लेकिन हमने v से शो किया। लोअर से हायर क्वांटम नंबर में जाते हैं तो ये एनर्जी गैप कम होता जाएगा और हर आने वाला एनर्जी लेवल पहले से ज़्यादा करीब आता जाएगा। इसको इस तरह से देख लें। ये देखें, लोअर एनर्जी लेवल में गैप ज़्यादा है, फिर जो आप जंप करके हायर लेवल में जाते हैं ये गैप कम होता जाएगा, यहाँ तक कि यहाँ पर आके ये गैप बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाता है। इट मीन यहाँ पर आके वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं रहती। ये जहाँ पे आके ये बिल्कुल लाइंस एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं, इनमें गैप ही कोई नहीं रहा, तो यहाँ पर अब वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं रहेगी। इट मीन अब इस पर क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ अप्लाई नहीं होंगे, अब इस पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉ अप्लाई होंगे। अब यहाँ पर आके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे इस स्टेज पे आके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगा। और जहाँ पर आकर स्प्रिंग ब्रेक होता है या बॉन्ड ब्रेक होता है, ग्राउंड स्टेट से वहाँ तक की एनर्जी ये कहलाती है DO, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ तक की एनर्जी इसे कहते हैं DE। ये DO या DE ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं डिसोसिएशन एनर्जी को, यानी कितनी एनर्जी आप बॉन्ड को दें तो बॉन्ड ब्रेक हो जाए, या स्प्रिंग पर आप कितनी फोर्स लगाएं, कितनी एनर्जी स्प्रिंग को दें फोर्स के ज़रिए कि स्प्रिंग ब्रेक हो जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के सिलेक्शन रूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से डिफरेंट है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के सिलेक्शन रूल यहाँ तक थे, ये यहाँ तक कि डेल्टा V इक्वल टू ±1, लेकिन यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अपनी एक्चुअल पोजीशन से एक स्टेप ऊपर जा सकता है या एक स्टेप नीचे आ सकता है, लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर किसी भी लेवल में जंप कर सकता है, इसको ज़्यादा फ्रीडम है। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट मे अंडरगो एनी वाइब्रेशन, ये किसी भी लेवल से किसी भी हायर लेवल में जा सकता है। तो इसके सिलेक्शन रूल डेल्टा V इक्वल टू +-1, +-2, +-3, +-4, तो ये लार्जर जंप्स भी अवेल कर सकते हैं। ये और बात है कि ग्राउंड स्टेट से +-1 में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, 1 स्टेप प्रमोशन ज़्यादा आसानी से हो जाती है, 2 स्टेप प्रमोशन या 3 स्टेप प्रमोशन या 4 स्टेप प्रमोशन ये मुश्किल होती जाएगी। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लार्जर जंप्स, ये बड़े जंप भी लगा सकता है। मॉलिक्यूल कैन जंप टू एनी हायर लेवल। तो अगर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर
V0 से V1 में चला जाए तो इस वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को कहते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन। अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जाए तो इस वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को कहते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन। और अगर वो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में चला जाए तो इस वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। और अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में चला जाए तो इस वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को कहते हैं सेकंड ओवरटोन। अब ये बात समझिएगा कि फंडामेंटल ट्रांजिशन ज़्यादा आसानी से होगी क्योंकि इसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ओवरटोन में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है लेकिन ज़ीरो नहीं है। सेकेंड ओवरटोन की पॉसिबिलिटी और कम है क्योंकि इसके लिए और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। मॉलिक्यूल ने एक लंबा जंप लगाना है 0 से 3 तक, तो ये पॉसिबिलिटी लार्जर जंप की कम होती जाएगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में तमाम वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं, ऑल वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल बट प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज एज फंडामेंटल ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट ओवरटोन की पॉसिबिलिटी उससे कम और सेकंड की उससे कम, थर्ड की सबसे कम एंड सो ऑन। लेकिन पॉसिबिलिटी किसी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी कम होने का मतलब ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी ज़ीरो है। अब देखें, अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशन वाइब्रेशनल लेवल में जाता है, इसे कहेंगे फंडामेंटल ट्रांजिशन। अब देखें एनर्जी गैप कितना का आएगा। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू ये E0 से रिप्रेजेंट किया है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू को η1 से रिप्रेजेंट किया है। तो जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी η1 माइनस η0, तो ये वैल्यू है η1 की और माइनस ये वैल्यू है η0 की। तो जो फैक्टर एक जैसे हैं उनको हमने सेम कलर में लिख दिया। तो फर्दर स्टेप में ये नेगेटिव साइन अंदर गया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी चेंज या एनर्जी अब्जॉर्ब्ड व्हेन मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाए, यानी अगर उसमें फर्स्ट ओवरटोन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो, अब हमने डिफरेंस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है η2 माइनस η0। तो ये वैल्यू है η2 की और ये वैल्यू है η0 की। इनका डिफरेंस हमने ले लिया तो दैट इज दिस वन। दिस इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सेकंड एक्साइटेड एनर्जी लेवल एंड फर्स्ट एंड ग्राउंड स्टेट। The difference of energy between first excited vibrational level and ground state is given by this equation, the last bottom equation. अब देखें, अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल में जाए, इसे हम कहेंगे सेकंड ओवरटोन। डिफरेंस ऑफ एनर्जी η3 माइनस η0। तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमने ले लिया, इसको कैलकुलेट करते जाएं तो फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन आफ्टर ड्यू कैलकुलेशन। तो जो क्वांटिटीज़ एक जैसी हैं, जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनको हमने सेम कलर में लिख के, ये देखें 7/2 का मतलब है 3.5, 3.5, और इधर से है 1/2 दैट इज़ 0.5। तो 3.5 में से हमने 0.5 माइनस किया तो ये 3 आ गया। एंड सिमिलरली वी गॉट दिस इक्वेशन। अब देखें, फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन के लिए डिफरेंस ऑफ एनर्जी की ये वैल्यू, फर्स्ट ओवरटोन के लिए डिफरेंस ऑफ एनर्जी ग्राउंड स्टेट से
फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस ये है, और सेकंड ओवरटोन यानी कि ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड लेवल का डिफरेंस ये है। हमने कहा था एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट XE, इसकी वैल्यू बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0.01। तो अगर आप इसको इग्नोर कर दें, तो अगर आप XE को इग्नोर करें तो ये फैक्टर इग्नोर हो जाएगा, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर। इसको अगर ज़ीरो कर दिया जाए तो फंडामेंटल ट्रांजिशन के लिए डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वैल्यू ये रह जाएगी। फर्स्ट ओवरटोन के लिए डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वैल्यू बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड बिटवीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डिफरेंस ऑफ एनर्जी ये है, और फॉर सेकंड ओवरटोन डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी दिस। XE को हमने इग्नोर कर दिया, इसकी इट्स वैल्यू इज़ टू लो टू बी कंसिडर्ड। अब देखें हमारी गालबन ये फाइनल स्लाइड। अगर मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में चला जाए, देन डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना होगा, η2 माइनस η1। ये वैल्यू η2 की, लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस η1 की एनर्जी। दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल एंड दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल। इनको आपने माइनस कर दिया। जो रेड में क्वांटिटीज़ लिखी हैं ये एक जैसी हैं, तो इनको हमने कंबाइन कर दिया। जो ब्लैक में लिखी हैं ये भी एक जैसी हैं, इनको भी कंबाइन करके जब सब्ट्रैक्शन की तो वी गेट दिस इक्वेशन। इट इज़ वीक ट्रांजिशन क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड इट इज़ कॉल्ड हॉट बैंड बिकॉज हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। दिस इज़ कॉल्ड हॉट बैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी के करीब जाते जाएंगे, रियल केसेस डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।